1969 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों ने ईरान के शाह को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे मध्य पूर्व हमेशा के लिए बदल गया। आज इतिहास शायद विपरीत दिशा में खुद को दोहरा रहा है। 85 वर्षीय आयतुल्लाह खामेनेई कथित तौर पर रूस भागने की योजना बना रहे हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा बल आंदोलन रोकने में नाकाम हो रही है। ईरान घबरा गया है और ईरानी संसद अब आखिरी उपाय के तौर पर मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को धमकी दे रही है। तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, यह है उसकी कहानी। 28 दिसंबर को ईरानी मुद्रा ध्वस्त हो गई तो सबसे पहले ईरान में इलेक्ट्रॉनिक विक्रेता हड़ताल पर चले गए क्योंकि वे आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते और बेचते हैं। मुद्रा की कीमत लगातार गिरने पर व्यापार चलाना बहुत कठिन हो जाता है, तो वे सरकार की नीति और आर्थिक संकट के खिलाफ विरोध कर रहे थे। लेकिन बहुत जल्दी ये विरोध प्रदर्शन कुछ बहुत बड़ा रूप ले लिया। अब लोग हर चीज़ के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और तानाशाह की मौत की मांग कर रहे हैं। सुनिए। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लिप में देख सकते हैं, ये विरोध प्रदर्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगे। असल में कल रात 4 जनवरी तक ईरान भर के 108 से अधिक कस्बों और शहरों में विरोध प्रदर्शन की पुष्टि हो चुकी है। हर दिन और भी ज़्यादा कस्बे इसमें शामिल हो रहे हैं। अब इसका समय भी ईरानी नेतृत्व के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और मेरा मतलब सिर्फ भू राजनीतिक दृष्टि से नहीं है, बल्कि उम्र के लिहाज से भी है। सुप्रीम लीडर 85 साल के हैं और उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत शायद गिर रही है। खैर, इसका बड़ा असर पड़ता है। बस सुनिए। आपने सुप्रीम लीडर का जिक्र किया। मुझे इस समय यह बताना होगा कि यह एक और संभावित कारक है जो सब कुछ बदल सकता है। सही कहा। वो आदमी 85 साल का है, दुनिया का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला तानाशाह है और अब उसकी सेहत भी काफ़ी ख़राब है। क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि वो आप जानते हैं, या इस समय असल में रिवॉल्यूशनरी गार्ड ही देश चला रहे हैं? मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। वो 86 साल के हैं और दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले तानाशाह हैं। एक और बात जो हमें 1969 की ईरानी क्रांति के दौरान नहीं पता थी, वो ये थी कि ईरान के शाह को लाइलाज कैंसर था। मुझे लगता है कि इन तीनों के आपसी संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर्वोच्च नेता की शारीरिक और मानसिक सेहत कैसी है, ईरान की सुरक्षा बल कितनी एकजुट हैं और ईरान के प्रदर्शनकारियों की मानसिकता क्या है, ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर सुरक्षा बलों को लगे कि नेता कमज़ोर पड़ रहे हैं या उनकी मृत्यु होने वाली है, तो इससे उनकी गणनाएं बदल सकती हैं। और अगर प्रदर्शनकारी देखें कि सुरक्षा बल या शासन तितर बितर होने लगे हैं या नेता बीमार हैं, तो इससे उन्हें भी हिम्मत मिल सकती है। और ऐसा लगता है कि पिछले शाह की तरह आयतुल्लाह भी एक प्लान बी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि द टाइम्स द्वारा साझा की गई एक खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है। ईरान के आयतुल्लाह के पास एक बैकअप प्लान है कि अगर उनकी सुरक्षा बल प्रदर्शन को दबाने में असफल हो जाते हैं तो वे देश से भाग सकते हैं। अगर IRGC दूसरी तरफ जाना शुरू कर दे तो वे अपने करीबी 28 लोगों और परिवार के सदस्यों के साथ ईरान से भागने की योजना बना रहे हैं। इस योजना में उनके बेटे को भी शामिल किया गया है, जो मौजूदा सर्वोच्च नेता की मृत्यु की स्थिति में सर्वोच्च नेतृत्व की गद्दी का उत्तराधिकारी माना जाता है। अब जैसा कि आप में से कई लोगों ने अंदाजा लगाया होगा, वे मास्को भागने की योजना बना रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, पुतिन ने हाल ही में तानाशाहों के लिए एक नई सेवा शुरू की है जिसे एयरबीएनबी फॉर डिक्टेटर्स कहा जाता है, और जाहिर तौर पर यह बहुत हिट रही है। बिल्कुल, असद वहां हैं, वो अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं और उनका पूरा काफिला भी अब वहां है। मादुरो समय पर वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक हम देख रहे हैं कि मादुरो शासन के कुछ लोग इस सेवा का फायदा उठा रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो अगले कुछ दिनों में आयतुल्लाह खामेनेई इस बिल्कुल नई जगह के नए मेहमान बन सकते हैं। अब ये दिलचस्प है कि ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है क्योंकि जब सुप्रीम लीडर देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं
उसी वक्त ईरानी संसद असल में अमेरिकी सैनिकों को धमका रही है। इस रिपोर्ट में हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट दिखाया गया है। अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें हिंसक तरीके से मारता है, जो कि उनकी आदत है, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। हम पूरी तरह तैयार हैं और अभी जाने के लिए तैयार हैं। ईरानी शासन इस बयान से खुश नहीं था, क्योंकि इससे सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को नैतिक समर्थन मिला। तो ईरानी संसद ने एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण चेतावनी के साथ जवाब दिया। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने मूल रूप से संसद अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप अपने इस दावे को सच साबित करते हैं कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है, तो मध्य पूर्व में सभी अमेरिकी सैन्यकर्मी और ठिकाने वैध लक्ष्य माने जाएंगे। अब यहीं पर चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं, और मैं सच में मानता हूं कि इस स्थिति में दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करना बहुत ही भयानक है। ऐसा लगता है कि हाल ही में ईरानी शासन ने प्रदर्शनकारियों पर हमला शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले हमें एक फुटेज मिली जिसमें शासन की सेनाएं शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही थीं, जो घटना का वीडियो बना रहे थे। और फिर कल रात हमें अब तक की सबसे सनसनीखेज फुटेज मिली, और मुझे नहीं पता कि मैं इसे YouTube पर दिखा पाऊंगा या नहीं, लेकिन ईरान के सूरज शहर में शासन की सेनाओं ने एक प्रदर्शन कर रहे व्यक्ति को हिरासत में लिया, उसकी पिटाई की और फिर उसे बंदूक से मार डाला। यह सब कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया जब वे अपराध को अंजाम दे रहे थे। अब जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इस फुटेज ने प्रदर्शनकारियों को बहुत गुस्सा दिला दिया है। तो इन हमलों की वजह से जो प्रदर्शनकारियों पर हो रहे थे, अब इन प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने अब अपना ध्यान उन ठिकानों की ओर मोड़ लिया है जिनका इस्तेमाल ये बल तेहरान में कर रहे थे। शहर के उत्तर पश्चिम में प्रदर्शनकारियों ने एक इमारत में आग लगा दी है, जिसका इस्तेमाल ईरानी सड़क स्तरीय बलों द्वारा किया जाता था। जब ये सब हो रहा है, तो इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ हो रही है, खासकर ईरान जैसे देश में। ईरानी महिलाएं तेहरान में अपने हिजाब उतार रही हैं, और यह इस्लामी नैतिकता पुलिस और जाहिर है IRGC के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। अब मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों को याद होगा कि कुछ साल पहले पूरे देश में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। देखिए, यह भी काफ़ी हद तक उसी जैसा है। यह इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ईरानी नैतिकता पुलिस ने एक लड़की को हिजाब सही से न पहनने पर पीटा था। वह लड़की अस्पताल में बेहोश हुई और उसकी मौत हो गई। अब पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने उसे कभी नहीं पीटा, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो आप देख सकते थे कि उसे अंदरूनी चोटें आई थीं और वह अंदर से खून बह रहा था। खैर, इस बर्बरता ने एक बहुत ही मजबूत आंदोलन को जन्म दिया, जो अब भी जारी लगता है। ईरानी शासन पिछली बार इसे क्रूर हिंसा का इस्तेमाल करके दबाने में सफल रहा था, लेकिन इस बार शायद यह बहुत कम और बहुत देर हो चुकी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका का समर्थन हर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बस पिछली रात राष्ट्रपति ट्रंप ने वास्तव में पहली बार खुलकर टिप्पणी की, तो यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं था। देखिए, मुझे लगता है उन्हें अमेरिका से बड़ी चोट पहुंचेगी। और इसके ऊपर अमेरिकी विदेश विभाग का खाता, फारसी में, जो ईरान में बोली जाती है, जिसे पर्शियन भी कहा जाता है। तो मूल रूप से वही भाषा है, लेकिन 2 अलग अलग नाम हैं। खैर, वह खाता हाल ही में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में बहुत अधिक ट्वीट कर रहा है, और यह आम बात नहीं है, और इसी वजह से मैं इसे कवर कर रहा हूँ। मैं आमतौर पर ट्वीट्स कवर नहीं करता, पर यह जरूरी लगता है। उनकी हालिया ट्वीट की वह क्लिप देखें। निकोलस मादुरो को भी अपना मौका मिला था, ठीक वैसे ही जैसे ईरान को भी अपना मौका मिला था, जब तक कि उन्होंने उसे गंवा नहीं दिया, और जब तक मादुरो ने भी नहीं गंवाया। उस ट्वीट का फारसी में अनुवाद या डबिंग किया गया था, लेकिन मुझे शक है कि ये ट्वीट्स वाकई में ईरानी जनता तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां की सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट जैसी चीज़ों को बंद कर दिया है। किस्मत से कई तस्करी से लाए गए स्टारलिंक स्टेशन हैं, जिससे कुछ लोग इंटरनेट से जुड़ पा रहे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन मेरी राय में ऐसा लगता है कि ये ट्वीट्स और यहाँ तक कि ये संदेश भी असल में जनता के लिए नहीं है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर सुरक्षा बलों या ईरानी नेतृत्व के आसपास के लोगों के लिए है, और इसका मकसद मूल रूप से ये है कि वे नेतृत्व का समर्थन करना बंद कर दें, क्योंकि अंत में तानाशाह ईरानी आयतुल्लाह सुरक्षा बलों को अपने नागरिकों पर गोली चलाने के लिए कह रहा है।
वे विदेशी देश से नहीं बल्कि ईरानी लोगों पर गोली चला रहे हैं। आमतौर पर 1969 में भी यही हुआ था। सेना और सुरक्षा बल कहते हैं कि अब हम नागरिकों पर गोली नहीं चलाएंगे और फिर नेतृत्व को देश छोड़ना पड़ता है। असल में यही 1969 में हुआ था और ऐसा फिर से हो सकता है। एक ईरानी पुलिस अधिकारी का क्लिप है जिसमें वह आयतुल्लाह खामेनेई की फोटो जला रहा है। कृपया इस पर टिप्पणी से पहले क्लिप देख लें। मैं सच कहूं तो वह क्लिप नकली लगती है। ऐसा लगता है किसी ने बस सेट किया, चेहरा ढका और इंटरनेट के लिए बनाई। मुझे नहीं पता कि ईरान में ऐसा हो रहा है या नहीं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। हमें पता नहीं कि वहाँ कैसी बगावतें हो रही हैं, अगर हो रही हैं। अभी प्रदर्शन बढ़ रहे हैं लेकिन सुरक्षा बल उन्हें संभाल सकते हैं। समस्या सिर्फ उनकी बढ़ती रफ्तार है। हर दिन और शहर इस प्रदर्शन में जुड़ रहे हैं। एक समय ऐसा आ सकता है जब यह इतना बड़ा हो जाए कि काबू में न रहे, जिससे ईरानी नेतृत्व सच में चिंतित है। और इन सब के अलावा बाहर से भी कुछ और हो सकता है। इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। पिछले हफ्ते ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राज्य अमेरिका में थे और उनका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर चर्चा करना था। अगर आपने 12 दिन की जंग की क्लिप्स देखी हों तो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत मजबूत है। शायद उनके पास अभी परमाणु हथियार नहीं हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें असली नुकसान कर सकती हैं। इजराइल के लिए बुरी खबर यह है कि वे उनकी रेंज में हैं और लगता है कि इजरायली एयर डिफेंस, आयरन डोम और अन्य सिस्टम्स उनके पास हैं। वे सभी बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं रोक सकते। इसलिए इजराइल चाहता है कि ईरान इससे पहले ही ये प्रोग्राम खत्म कर दे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को फिर से बनाने में बहुत पैसा खर्च कर रहा है। इसी दौरान देश एक भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इसी वजह से जब नेतन्याहू संयुक्त राज्य अमेरिका आए तो वो एक तरह से एक महत्वपूर्ण बैठक थी। लेकिन दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि ये समझ में आता है कि बहुत से लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन बैठक के बाद जो कुछ रिपोर्ट्स पर सामने आईं, उनके मुताबिक ट्रंप ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर इजरायली हमलों की योजनाओं को मंजूरी दे दी हो सकती है। यह बुरी खबर हो सकती है, खासकर विरोध प्रदर्शन के समय। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। अगर प्रदर्शनकारी शासन को गिराने में सफल हो सकते हैं तो इजराइल शायद अभी इसमें शामिल नहीं होना चाहेगा, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि ईरानी शासन को लोगों को एकजुट करने का कोई बहाना मिले। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि जब किसी देश पर विदेशी ताकत हमला करती है तो लोग झंडे के नाम पर एकजुट हो जाते हैं। लोग घरेलू समस्याओं को भूल जाते हैं और वे बाहरी समस्या पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। देखिए, इजराइल शायद ऐसा मौका नहीं देना चाहता और शायद इसी वजह से वे जल्द ही हमले नहीं करेंगे। अब जैसे ये सब कुछ पहले से ही काफ़ी बुरा नहीं था। ईरान ने वेनेजुएला में जो हुआ उसे जल्दी होते देख लिया और इससे नेतृत्व को चिंता करने की और भी वजह मिल गई है। जरूरी नहीं कि अमेरिका की चिंता हो, बल्कि अपनी खुद की अर्थव्यवस्था की चिंता है। कुछ ईरानी राजनेता कहते हैं कि वेनेजुएला और सीरिया जैसी जगहें उनकी कमज़ोर अर्थव्यवस्था के कारण बर्बाद हुईं। ये राजनेता चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अर्थव्यवस्था जल्द ही नहीं सुधरी तो ईरान में भी वही हो सकता है। क्योंकि सोचिए, जब अर्थव्यवस्था खराब होती है तो सिर्फ आम जनता ही नहीं दंगे झेल रही होती है। पुलिस परेशान है, सुरक्षा बल परेशान है, यहाँ तक कि सैन्यकर्मी भी संघर्ष कर रहे हैं। और जब लोग भूखे होते हैं तो उनके पास तानाशाही सहने का कम कारण होता है। तो निश्चित रूप से ईरान में आगे बहुत दिलचस्प समय आने वाला है। भविष्य के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें ताकि जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। मैं सैम हूँ और अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की समस्या है कि इसमें कई ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। YouTube अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज हुए थे। ड्रोन हमले दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया।
हमने इसे शुरू से बनाया है, इसलिए हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक, फ्रंटलाइन फुटेज या रूसी एयरबेस के तबाह होने को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमारी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं है। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए कि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, हम इसे आपके समर्थन से फंड करते हैं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो के बिना सेंसर के देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जो हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो ज़रूर basicsinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सारे वीडियो जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।